हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मजदली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए मेट्रिक की क्लास का लेक्चर नंबर 2, टर्म यूजिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। आज हम टर्म के बारे में बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो पहला टर्म है वो है साइकिल। साइकिल या जिसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में साइकिल या वाइब्रेशंस का क्या मतलब होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of an object from mean position is called cycle or vibration। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, इसका मेन पोजीशन से जो आगे पीछे डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है कि इसने एक चक्कर जो काटा है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर हम एग्जांपल ले ले स्प्रिंग मास सिस्टम का, सपोज, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से आगे आए और पीछे आए, तो जहां से ये गया है उसी पोजीशन पे वापस आए, तो इसको हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं एक और एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम पे अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज सिंपल पेंडुलम इस वक्त ये मेन पोजीशन पे है x इक्वल टू नॉट। मेन पोजीशन का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो। अब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आता हूं। इस पॉइंट पे ले आने के बाद अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो ये अपने मेन पोजीशन से आगे जाएगा, फिर इसी पोजीशन पे वापस आएगा। तो इट मीन ये सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है ये इधर आएगा, इसके बाद ये वापस इसी पॉइंट पे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, तो इट मीन कि मेन पोजीशन से जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया, मेन पोजीशन के बाद ये जाएगा पॉइंट बी पे और पॉइंट बी से वापस इधर ही आएगा। तो इट मीन इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। इसको हम कहते हैं फिजिक्स की जबान में साइकिल या वाइब्रेशंस। अब आते हैं दूसरी टर्म पे या टर्मिनोलॉजी जिस पे फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में कितने चक्कर काटे हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की बात। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो सिंपली फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन in 1 second. It is the number of vibration in 1 second is called frequency। कि एक ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में कितने चक्कर वाइब्रेशन कंप्लीट किए हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका होगा वाइब्रेशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड, जो कि बराबर है हर्ट्ज के। इट मीन फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में या वाइब्रेशंस पर सेकंड में। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो जी, दूसरा जो इसका टर्म है फ्रीक्वेंसी के बाद, अच्छा, मैथमेटिकली इस फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम।
या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कुछ यूं आ जाएगा n डिवाइडेड बाय टाइम, और आपको भी बुक में जो मिलेगा वो होगा 1/t, मतलब फॉर 1 वाइब्रेशंस के लिए हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे n का मतलब क्या है, n मीन नंबर ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशन चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए, और इसी फार्मूले से हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। दूसरा टर्म है, अब आते हैं टाइम पीरियड पे। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, इसने एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, इसको हम कहते हैं, उसकी जो टाइम पीरियड है वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, जब ये पॉइंट बी तक गया और पॉइंट ए तक वापस गया, इस दौरान इसने कितना टाइम लिया, इसको हम कहते हैं कि टाइम पीरियड। अब आते हैं टाइम पीरियड को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ सिंपल हार्मोनिक्स ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। चलो जी, टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी सी। अच्छा, तो इसका डिफिनेशन कुछ यूं हो जाएगा, द टाइम taken by of an object to complete one vibration is called टाइम पीरियड। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट ने एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस टाइम इज इक्वल टू 1/f। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। इट मीन कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यहां से शो हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लेगा, तो इट मीन कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्या मतलब इसका? इस बात का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ चक्कर है वो कम होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा मेन पोजीशन से, इट मीन आगे पीछे स्पीड के साथ जाएगा, तो इट मीन इसका टाइम पीरियड कम होता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कम लेता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होती है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। अगर आप सिंपल पेंडुलम को देखें, सपोज इसको मैंने डिस्टर्ब किया मेन पोजीशन से यहां तक, तो जो डिस्टेंस मैं मेन पोजीशन से कवर कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं सिंपल अल्फाज में डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम डिनोट करते हैं x से। असल में ये क्या है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, मतलब जहां से बॉडी मेन पोजीशन पे था, इसको हमने डिस्टर्ब किया, तो जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज a distance from mean position किसका? उस ऑब्जेक्ट का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं x से। अच्छा, अब आते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसको मैंने मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस किया, जो कि फर्दर डिस्प्लेस नहीं होता, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड की तरफ आते हैं, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं हम। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से, और इसकी प्रिपरेशन कुछ यूं हो जाएगी जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि सिंपल पेंडुलम है, इसको अगर हम इस मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस करें, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए तक लेकर आया और ये फर्दर डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो इट मीन ये जो मेरा डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement, सॉरी जगह थोड़ा सा कम है, the maximum displacement of a body of an object, दोनों आप कह सकते हैं, the maximum displacement of an object from mean position is called amplitude, और इसको हम डिनोट करते हैं x नॉट से, क्योंकि डिस्टेंस है और इसका जो यूनिट होगा मीटर होगा। अच्छा, अब ये टर्मिनोलॉजी थी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में इस्तेमाल होती है। अब आते हैं कि अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है और वो SHM कर रहा है, तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, हम किस तरह प्रूफ करते हैं, इसकी तरफ आते हैं। सपोज एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और वो SHM परफॉर्म कर रहा है, तो हम कैसे इसका फार्मूला, टेम्परेचर का फार्मूला निकालेंगे। सपोज स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये एक मास है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है। अब हम ये देखते हैं कि जब ये स्प्रिंग अपने मेन पोजीशंस पे है, इसको चाहे आप कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, इस वक्त फिलहाल ये मेन पोजीशन पे x = 0। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेन पोजीशंस का मतलब ये है कि इस वक्त इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा और ये रेस्ट पे है। अब अगर मैं इस स्प्रिंग मास सिस्टम को प्रेस करता हूं तो डेफिनेटली मैं फोर्स लगाऊंगा, ये कुछ यूं आएगा इधर, छोड़ने के बाद ये अपने मेन पोजीशन, जो कि ये पॉइंट है, अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे SHM करेगा। जब SHM करेगा तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो ये कौन सा कंडीशन, मतलब कौन सा फॉर्मूला इस पे लगेगा, ये वाला A = माइनस यहाँ पे कांस्टेंट x। जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये फार्मूला इस पे लागू होगा। अब चूंकि स्प्रिंग मास सिस्टम है, अब हम ये देखते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम में यहाँ पे जो k है वो क्या चीज है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है k वो बराबर है 4π² / t²। हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। आप लोगों के माइंड में ये बात हो, टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम का हमें टाइम पीरियड का फार्मूला प्रूफ करना है। तो k की वैल्यू तो ये आ गई है, चूंकि हमने पढ़ा है स्प्रिंग मास सिस्टम में a का जो रिलेशन है वो कुछ यूं है, इस कांस्टेंट की जगह पे ये आएगा तो आपके पास ये इक्वेशन होगा a = -4π² / t² x। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। चलिए, चूंकि एज वी नो दैट जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा वो ये कंडीशन ओबे करेगा, मतलब इस पे ये फार्मूला लागू होगा। लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम में a का रिलेशन हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर किया है कि a बराबर है
माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं हो तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चर नंबर 1, तो वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। मतलब ये कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूं आ जाएगा, माइनस के बाई एम एक्स इक्वल टू और माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एक्स। अब देखें, ये x और ये x आपस में कैंसिल हुआ, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हुआ, हमारे पास कुछ यूं बचा, k बाई एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अच्छा, अब हमारा m क्या है, टाइम पीरियड, मतलब हमें t चाहिए। और आप लोगों को पता होगा कि जब फ्रैक्शन के बीच में इक्वल मतलब इक्वल साइन आ जाता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। आई होप इतना मैथ्स आप सब लोगों को आता होगा। चलो जी, तो फाइनली हमारे पास रिलेशन कुछ यूं बनेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m। मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमें चूंकि t चाहिए, इसको इधर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m और इसके को m के नीचे डिवाइड करें। m के नीचे इस वजह से डिवाइड करते हैं कि चूंकि k भी एक कांस्टेंट है और m भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि मुझे चाहिए t ना कि t स्क्वायर, तो इस t स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, डेफिनेटली स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इक्वेशन बिकम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई k स्क्वायर रूट। अब अगर आप देखें ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो रिलेशन आएगा वो कुछ यूं आएगा, t इक्वल टू 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है और पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो ये बन जाएगा 2 पाई, मतलब 4 पाई स्क्वायर से 2 पाई बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट इसके नीचे भी आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा k बाई m बाई k। सो हमने प्रूव किया टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके नीचे आप लिख लें, दिस इक्वेशन शो दैट this equation shows that the time period of spring mass system मतलब ये है कि ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, टाइम पीरियड बताता है किसका, स्प्रिंग मास सिस्टम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सिंपल पेंडुलम का भी करेंगे तो वो कुछ डिफरेंट आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर सवाल करते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला तो आ गया, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कुछ यूं आ जाएगा, as we know that फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फाइंड करने के लिए आप सिंपल ये वाला रिलेशन पुट करें तो आपके पास आ जाएगा, टाइम पीरियड तो हो गया, फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t। अब चूंकि हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला तो आ गया, प्रूफ हो गया, अब आते हैं इस टाइम पीरियड के फार्मूले को हम इसमें पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कुछ यूं आ जाएगा, f = 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई m बाई k। अच्छा,
तो f इक्वल टू 1/2 पाई। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा। अगर आपको पता हो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, डेफिनेटली जब ये ऊपर जाएगा तो ये m/k स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो वो 1/2 बन जाएगा। तो कुछ के लिए यूं आएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मतलब ये है 1/2 पाई m/k और ये आ जाएगा -1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू +1/2 है, जब ऊपर चला जाएगा तो -1/2। अब मैंने इसको खत्म करना है माइनस को, तो डेफिनेटली इसको मैं उल्टा करूंगा, जब उल्टा करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो कुछ आपके पास यूं आएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f इक्वल टू 1/2 पाई k/m और ये पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि जब मैंने इसको पलटा दिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1/2 पाई k/m square root. This is the equation of frequency of spring mass system, और इसमें जो k है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। लिख साथ में k इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट m क्या है, मास। किस चीज का मास है ये, जो मास आपने स्प्रिंग के साथ यहाँ पे अटैच किया था उसका मास, ये जो ऑब्जेक्ट आपने अटैच किया उसका मास। ठीक है, अगर आप दोनों फार्मूले में देखें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में, तो दोनों में मास इन्वॉल्व है। इट मीन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम मास पे जो है डिपेंडेंट है। किस तरह डिपेंडेंट है, अगर आप देखें टाइम पीरियड का फार्मूला कुछ यूं आया था, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई इस तरह कुछ आया, यही था ना। अगर आप देखें तो इट मीन टाइम पीरियड का जो मास के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है और फ्रीक्वेंसी के साथ वो है इनवर्स है। इट मीन अगर आप मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं उस मास को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड उसका ज्यादा होगा। इट मीन वो एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लेगा, तो डिफरेंटली जब टाइम ज्यादा लेगा तो इसका जो चक्कर है वो कम पड़ेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इसकी घटेगी। इट मीन फ्रीक्वेंसी का उसके साथ इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जो टॉपिक होगा वो होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे तवज्जो दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।